नमस्कार सभी साथियों को। लगातार अपनी जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो क्लास हैं वह रेगुलर तरीके से चल रही हैं। 500 क्वेश्चंस जो कि अपना लक्ष्य हैं उसको अपन पूरा करेंगे। फिर से मैं बता दूं, सभी क्वेश्चंस वह क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सेकेंड ईयर की यह क्लास जो कि आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए बनाई गई हैं, जो कि आज की 5वीं क्लास हैं। 5वीं क्लास जिसमें अपन 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं और तमाम क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको याद करना है। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन को आप छोड़ दें, उसको याद ना करें, क्या पता वही एग्ज़ाम में छप जाए। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को गंभीरता से लेना है और अच्छे से उसको याद कर लेना है। ठीक है। जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 4 क्लास से पहले हो चुकी हैं। उनको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर जो लिंक दिया है वहाँ से आप उन क्लासों को देख सकते हैं, जिसमें हमने 100 क्वेश्चनों को करवा दिया है। ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 101 नंबर से स्टार्ट होगा जो कि 125 तक रहेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से तमाम सभी क्वेश्चनों को अपन हल करने वाले हैं, तो लगातार आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लेना, क्योंकि फ़ायदा आपका ही है। देखिए, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पर डीसी की किसको आवश्यकता होती है ये पूछा गया है। तो प्रतिकर्षण मोटर प्रचालन में, तो देखिए प्रतिकर्षण मोटर प्रचालन में डीसी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इंडक्शन मोटर एसी पर कार्य करती हैं, ध्यान रखना। वोल्टेज बढ़ाना, तो वोल्टेज किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? वोल्टेज ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ाया जाता है। और ट्रांसफार्मर जो होता है वह केवल और केवल एसी पर कार्य करता है। तो यहाँ पर विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखना। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डीसी जनरेटर प्रयोग करते हैं, डीसी जनरेटर प्रयोग करते हैं या बैटरी का प्रयोग करते हैं। और इन दोनों में क्या होता है? डीसी होता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी की आवश्यकता होती है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है ना। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है ना। स्टेप डाउन क्या होता है? तो वोल्टेज को घटाने का काम करता है। और स्टेप अप क्या होता है? तो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। ये भी आप साथ ही साथ इनकी जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो भी आप साथ साथ जान लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। शॉर्ट और ओपन यानी कि लघु और खुला परिपथ के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए ग्राउलर का प्रयोग करते हैं। ग्राउलर दो है ऑप्शन में, लेकिन कौन सा ग्राउलर? तो बाहरी ग्राउलर। ठीक है, कौन सा ग्राउलर प्रयोग करते हैं? बाहरी ग्राउलर का प्रयोग करते हैं। टोंग परीक्षक क्या करता है? बिना परिपथ को खोले धारा को माप देता है, यानी कि इसको टोंग परीक्षक को आप क्लैम मीटर भी कह सकते हैं, क्लैम्प मीटर भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, साथ ही साथ। और ये मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है? धारा मापनी हो या धारा मापनी हो, वोल्टेज मापना हो या प्रतिरोध मापना हो, ये सभी डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा माप सकते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वह है, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है एसी जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर में। अल्टरनेटर जो होते हैं उनमें डैम्पर वाइंडिंग लगाई जाती है। तो डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो डैम्पर वाइंडिंग हंटिंग के प्रभाव को रोकता है, ध्यान रखना। हंटिंग के प्रभाव को रोकने के लिए अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? आर्क वेल्डिंग के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। बैटरी चार्जिंग के लिए भी इसी का ही प्रयोग करते हैं। श्रेणी जनरेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो श्रेणी जनरेटर का कर्षण कार्यों में, यानी कि जैसे कि रियल के इंजनों में श्रेणी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? विचुंबकीय
विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर करने के लिए, या कहे तो आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। एक होता है इंटरपोल। इंटरपोल वाइंडिंग जो होती है वह कम्यूटेशन को कम करने के लिए, यानी कि स्पार्किंग को कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर जो कि इस पीडीएफ के थ्रू है, ये आंसर की है बच्चे की, है ना। ये क्या है? पेपर है जो कि आपको हम हल करवा रहे हैं। एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? निष्क्रिय यानी कि पैसिव, पैसिव यानी कि एक तो होता है सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय। तो यहाँ पर निष्क्रिय के बारे में पूछा है। निष्क्रिय जो है वह संधारित्र है, ये ध्यान रखना। निष्क्रिय कौन सा है? संधारित्र है। संधारित्र यानी कि क्या होता है? कैपेसिटर होता है। डायक यहाँ पर दिया है, डायक, ट्रांजिस्टर और डायोड, ये सभी एक्टिव है। ये सभी क्या है? एक्टिव है। और एक्टिव क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। एक्टिव, एक्टिव ही क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। और यहाँ पर पूछा है निष्क्रिय यानी कि पैसिव, जो कि क्या है? संधारित्र। इसी के साथ कौन कौन और है? तो प्रतिरोध है, ठीक है, कुंडली है यानी कि वाइंडिंग, तो ये सभी भी क्या है? पैसिव है, ठीक है, यानी कि निष्क्रिय है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। फिर से बता दूं, निष्क्रिय कौन सा घटक है? तो निष्क्रिय यहाँ पर संधारित्र घटक है, ठीक है ना। और बाकी ये जो दिए हैं तीनों, ये कौन से हैं? सक्रिय हैं। कौन से हैं? सक्रिय हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वह है पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? 10 HP के लिए डायरेक्ट याद रखना 25 एम्पियर, ठीक है ना। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगला है कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? वाइंडिंग से संबंधित हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इनको आप ध्यान से देख लें, माइंड में छाप लें और इनका आंसर आप अवश्य दें, अच्छे से दें, सही दें। हीरे की जाली के आकार की कुंडलन वाइंडिंग, हीरे की जाली के आकार की कुंडलन वाइंडिंग है जो कि आपके सामने है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का फ्रैक्शन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आंतरिक ग्राउलर, ठीक है, आंतरिक ग्राउलर का उपयोग किया जाता है फॉल्ट फ्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। स्टार्टर की बात कर रहा है ये। स्टेटर जो होता है, स्टेटर जो होता है उसके बारे में बात कर रहा है। इसके लिए आंतरिक ग्राउलर होता है। और एक पढ़ा था अभी अपन ने बाहरी ग्राउलर, जो कि ऊपर पढ़ा था, है ना। दोनों में अंतर है। बाहरी ग्राउलर आर्मेचर के लिए है और रोटर के लिए आंतरिक ग्राउलर है। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो कि है एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? आंतरिक प्रतिरोध में क्या होता है? बढ़ जाता है। जितना बैटरी कमजोर होती जाती है उतनी जल्दी जल्दी खत्म होती जाती है, ये ध्यान रखना। बैटरी में क्या होता है? जितना बैटरी डिस होती जाती है ना, उतना ही उसका अंदर का जो प्रतिरोध है वह बढ़ता जाता है और वह उतना ही वोल्टेज का क्या करता जाता है? लॉस करता जाता है, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डायोड इसका पूरा नाम है, ये भी ध्यान रखना आप, है ना। डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल, बीओपी, बेसिक ऑपरेटर पैनल, ये भी ध्यान रखना। बीओपी का फुल फॉर्म बेसिक ऑपरेटर पैनल है। और एलसीडी का मैंने बता दिया, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। और एक होता है एलईडी, जो कि क्या होता है? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। तो इनका फुल फॉर्म आप याद रखना। यहाँ पर जो आपका सही आंसर है डी ऑप्शन, पैरामीटर की निगरानी करें। अगला क्वेश्चन से कोयल की औसत, अगला जो क्वेश्चन है कोयल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है? कोयल की औसत परिधि का जो गणना करने का जो सूत्र है वह है एल एम बराबर एल इन प्लस एल आउट बटा 2 CM। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। कोयल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र है एल एम बराबर एल इन प्लस एल आउट बटा 2 CM,
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है। नियंत्रण सर्किट, यह जो नियंत्रण सर्किट है डीओल स्टार्टर आता है ना, उसके लिए प्रयोग करते हैं इसका। डीओल स्टार्टर आता है, वहाँ पर ये कंट्रोल पैनल है। ये क्या है, कंट्रोल पैनल है ना, डीओल स्टार्टर का। और क्या कहेंगे इसको, इंचिंग, क्या कहेंगे इसको, इंचिंग कहेंगे, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, हटके है, इसलिए यहाँ पर इंचिंग अपन प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। कौन सा परीक्षण है, देखिए यहाँ पर यह परीक्षण किया गया है, समझा देता हूँ। यहाँ पर 3 वाइंडिंग है जो कि इस तरीके से जुड़ी हुई है लगातार तरीके से। यहाँ पर यह लैंप है, लैंप का जो सप्लाई है वो डायरेक्टली वाइंडिंग के एक टच कर दिया है। फिर न्यूट्रल तार को यहाँ लगाया, फिर यहाँ पर लगा कर देखा, फिर यहाँ पर लगा कर देखा, फिर यहाँ पर लगा कर देखा। इस तरीके से बारी बारी से लगाया गया है, जो कि प्रतिरोध परीक्षण है। इसको क्या कहेंगे, प्रतिरोध परीक्षण है ना। अगला जो क्वेश्चन है वह है संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है। संयोजन का चयन करने के लिए जो मानदंड है, आपूर्ति वोल्टेज और लोड, क्या कहेंगे, सप्लाई वोल्टेज एंड लोड। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस नियम का उपयोग किया जाता है वह फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम होता है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूछा है, इसलिए यहाँ पर दाहिने हाथ का आएगा। ठीक है, नाम कुछ नहीं दिया है यहाँ पर, मोटर है कि जनरेटर है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए इस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए डल व इस्पात कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। बड़े जनरेटर, छोटे होते हैं तो डल व लोहा होता। अगला क्वेश्चन है आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है। देखिए अभी यहाँ पर देखिए पहले रोटर आया, उसके पहले आर्मेचर आया था। आर्मेचर के लिए अपन ने बाहरी ग्राउलर का प्रयोग किया था। और यहाँ पर ग्राउलर से संबंधित है ना, कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। और वही है यहाँ पर, ये ग्राउलर है, ये चित्र जो है ना आपके सामने, ये ग्राउलर का चित्र है। ये आर्मेचर है और ये ग्राउलर है। और ये ग्राउलर कौन सा है, बाहरी है। कौन सा ग्राउलर है, बाहरी ग्राउलर है। यहाँ पर देखिए कौन सा चित्र है, यहाँ पर ये खुली कुंडली परीक्षण है। कौन सा है, खुली कुंडली परीक्षण किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि कहाँ पर देखा जाता है खुली कुंडली परीक्षण का, तो यहाँ पर जो ये मीटर्स लगे हुए हैं इनके द्वारा अपन को चेक किया जाता है। कभी इस पर पैमाना रख दिया जाता है, कभी इस पर सप्लाई दी जाती है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से परीक्षण किए जाते हैं। उसके लिए आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव यानी कि BCD प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो डेटा इनपुट संग्रहित करना, इसको क्या कहेंगे अपन, डेटा इनपुट संग्रहित करना। अगला क्वेश्चन है ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है। डीसी ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है। तो ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का कार्य है कि यह मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है। यह क्या करता है, मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का क्या करता है, पता लगाता है। अगला क्वेश्चन है एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। एम्पलीफायर का प्रकार के बारे में पूछा है। यहाँ पर इस चित्र को आपको माइंड में छापना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ है। चित्र को ध्यानपूर्वक देखना। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ये ऑप्शन आप याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है वह है इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए साइक्लो कन्वर्टर्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर्स याद रखना। अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण। तो इस तरीके से अपन ने 125 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। और अपन का जो लक्ष्य है आपके एग्जाम से पहले 500 क्वेश्चन, और ये जो 500 क्वेश्चन अपन करवाएंगे वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और साथ ही साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन की तमाम सभी क्लासेस अपन इस चैनल पर करवा रहे हैं। लेकिन ये जो सीरीज चल रही है इसमें आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आपके अगर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक है तो वो क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आपको हम पूरा अच्छी तरीके से जो पेपर आपके बैक में आया था, मतलब पहले आया था
जिसमें आपके बैक आई है उसी तरीके का पेपर हम आपको हल करवा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो और आप अच्छी तरीके से पास हो। ठीक है ना। तो रेगुलर तरीके से बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो फिर से बोल देता हूँ, सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए इसी तरीके से टाइम पर मेहनत करने की हमारा जो मोटिव है वो बढ़ता जाता है। ठीक है ना। वीडियो को अपने मित्र तक जरूर शेयर कर देना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।